नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष संक्षिप्त में इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और अपने करियर को लेकर के, विवाह को लेकर के, धन को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, माता पिता से जुड़े भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो निश्चित इनके प्रश्नों का हम आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न की और चंद्रमा देखें तो यहां पर जाकर के 10 नंबर यानी कि मकर राशि में विराजमान है। इस जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न और मकर राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहां पर बुध की प्लेसमेंट देखें तो लग्नेश उठ करके द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान हुए हैं और लग्न का मान देखें तो 3 डिग्री है लग्न का मान, यानी कि लग्न बहुत ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा, ठीक ठाक बलाबल लग्न के पास मौजूद है। मिथुन लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर इंटेलिजेंट होते हैं, वाणी इनकी बहुत बढ़िया होती है और वाणी से चाहें तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। मैनेजमेंट की खूबी इनके अंदर अच्छी खासी मौजूद होती है और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी होते हैं और लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं। यहां पर देखा जाए लग्न की तरफ चलते हैं, सूर्य और मंगल लग्न में विराजमान है। 2 क्रूर ग्रह यहां पर लग्न में विराजमान है और यहां पर देखा जाए 24 डिग्री के सूर्य हैं। तो सूर्य यहां पर मृत अवस्था में इंटर कर चुके हैं, बलाबल बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा सूर्य के पास। सूर्य इस कुंडली में साहस पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जातक को साहस पराक्रम दिखाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, निश्चित रूप से सफलता देखने को इन्हें मिल जाएगी। मंगल की बात कर लेते हैं। 9 डिग्री का मंगल यहां लग्न में विराजमान है। इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह बनते हैं, षष्ठेश हैं और लाभेश हैं, जाकर के लग्न में मंगल विराजमान हुआ है। अब देखिए तो यहां पर मंगल जो है वो सूर्य के साथ बैठ जाने की वजह से, करीब बैठ जाने की वजह से अस्त के हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट यहां पर मंगल नहीं दे पाएंगे। मारक ग्रह हैं, लग्न में आकर के बैठे हुए हैं। मंगल की दशा अंत दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट लगने का योग बन जाता है। और इस कुंडली में लाभेश है, लग्न में जाकर के बैठे हुए तो लाभ की स्थिति आपको करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि मंगल लाभ नहीं करवाएगा, तात्कालिक मैत्री में है बुध के साथ, तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आपको ये मंगल भी लाभ करवा देंगे। मंगल अस्त का है यहां पर, तो बहुत ज्यादा बलाबल जैसा कि मैंने कहा वो नहीं होगा और दृष्टि का बल तो यहां पर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि जरूर पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर, हालांकि सूर्य भी मृत हैं और बहुत ज्यादा बलाबल इनके पास भी नहीं है। दृष्टि डालेंगे 7वें भाव के ऊपर तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं, लेकिन मित्र राशि को देख रहे हैं तो कोई ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। यदि सप्तमेश की स्थिति बढ़िया हुई तो वैवाहिक जीवन बढ़िया माना जाएगा। बुध को देख लेते हैं। लग्नेश धन भाव में आकर के विराजमान हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है। जीवन में धन कमाने के लिए, धन संचित करने के लिए बुध का यहां पर द्वितीय भाव में आकर के बैठना बढ़िया माना जाएगा। धन भाव में बुध देव आकर के विराजमान हुए हैं और कहीं ना कहीं यहां पर जो बुध हैं ये आपको धन देने वाले होंगे, आपकी वाणी को ये बढ़िया करने वाले होंगे, आपकी वाणी को ये बढ़िया करने वाले होंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ यहां पर बैठा हुआ बुध देने वाला होगा। दृष्टि डालेंगे बुध कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को बढ़िया बना करके रखेंगे और
देखा जाए तो सुखेश भी है बुध इस कुंडली में, सुख भाव के भी स्वामी ग्रह बुध है और जाकर के परिवार के भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी बढ़िया स्थिति है। और कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी वगैरह से भी लाभ अर्जित करने वाले होंगे, तो ये स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है कुंडली में। 20 डिग्री के बुध है, यहां पर कुमार अवस्था के हैं बुध, बल 50% के आसपास होगा। राहु 9 डिग्री के हैं, यहां 50% बलाबल के साथ यहां पर कुमार अवस्था का राहु विराजमान है तृतीय भाव में। तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम, दौड़ भाग, छोटे भाई बहन का होता है और यहां पर राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। कहा जाता है कि तीसरे भाव का राहु बढ़िया रिजल्ट देता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये व्यक्ति को परेशान जरूर करता है। परेशान का मतलब है कि व्यक्ति को दौड़ भाग करवाएगा, व्यक्ति के मन को कहीं ना कहीं परेशान करेगा, मेहनत को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और काफी मेहनत के बाद रिजल्ट देते हैं। लेकिन तीसरे भाव की राहु को फिर भी शुभ माना गया है। ध्यान से सुन लीजिए, तीसरे भाव की राहु को फिर भी शुभ माना गया है, क्योंकि मेहनत पराक्रम के बाद ये राहु व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। तो मेहनत करिए, राहु की दशा वगैरह चलती है, कभी मेहनत करिए, आपको राहु सब कुछ देने वाले होंगे। सूर्य की राशि में राहु बैठे हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य चूंकि केंद्र में आकर के विराजमान है तो ये भी बढ़िया स्थिति मानी जाएगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके राहु वैवाहिक जीवन में थोड़ी मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। दृष्टि डालेंगे कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और ढेर सारी यात्राएं, विदेश वगैरह की यात्राएं भी राहु दे सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर तो मेहनत करो और लाभ पाओ। ध्यान से सुन लीजिए, मेहनत करो और फिर लाभ पाओ। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री का चंद्रमा मकर राशि में अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है। देखें तो चंद्रमा धनेश है इस कुंडली में, द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए सबसे बढ़िया स्थिति तो यह है यहां पर चंद्रमा की कि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर, अपनी ही राशि के ऊपर पड़ रही है, तो ये आपको धन देने वाला होगा, धन को संचित करवाने वाला होगा। ये अच्छी स्थिति है। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं मन आपका भटकता रह सकता है, मन थोड़ा परेशान रहेगा, ये बात तय है। यहां पर देखा जाए एक अच्छी बात यह कि तात्कालिक मैत्री में है चंद्रमा शनि के साथ, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए तो मन थोड़ा भटकता रहेगा। हो सकता है अध्यात्म वगैरह की तरफ भी आपका मन जाए, रिसर्च के क्षेत्र में आपका मन जाए, डीप स्टडी, डीप नॉलेज की तरफ आपका रुझान हो। यहां पर चंद्रमा बैठ करके कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को भी बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं केतु के ऊपर। 9 डिग्री के केतु यहां पर बैठे हुए हैं और बलाबल इसके पास भी बढ़िया माना जाएगा। यहां पर 50% बलाबल के साथ केतु भाग्य भाव में बैठे हुए। देखिए शनि की राशि में है केतु और शनि नीच की राशि में लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए। अब यहां पर केतु बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं भाग्य में उतार चढ़ाव आना, हायर एजुकेशन में थोड़ी परेशानी, ये स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं यहां पर केतु की दृष्टि देखें तो पड़ेगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि होगी, लग्न को देखेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति आपको देंगे, थोड़ी टेंशन देने का कार्य करेंगे। केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, सूर्य कॉन्फिडेंस होता है, सूर्य पिता होता है, तो कहीं ना कहीं पिता की तरफ से जो है सुखों में कमी या पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव ये दे सकता है थोड़ा बहुत। और इसके अलावा देखें तो केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तो मेहनत भाग दौड़ को ये बढ़ाने वाले होंगे। और पंचम भाव के ऊपर दृष्टि केतु की शिक्षा संबंधी चीजों में थोड़ी परेशानी देगी। देखिए कहीं ना कहीं केतु जो है व्यक्ति को स्टडी में हेल्प भी करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान ही करता है, लेकिन यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी, कंसंट्रेशन वीक कर देना, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। 4 डिग्री का गुरु यहां पर कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव कर्म स्थान कहलाता है, दसम भाव करियर से जोड़ करके हम इसे देखते हैं। यहां पर गुरु स्वग्रही विराजमान है, हंस महापुरुष योग का निर्माण आपके कुंडली के दसम भाव में हो रहा है। ये करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। गुरु का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं आपको करियर में बढ़िया लाभ देने वाला होगा, आपकी करियर को बढ़िया बनाने वाला होगा, पिता की तरफ से लाभ की स्थिति करवाने वाला होगा। गुरु का यहां पर बैठना समाज में आपको मान सम्मान दिलवाने वाला होगा और जीवन में आप चाहें तो अच्छे पद पर जाकर के विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो कर्म स्थान है वो अब बलवान हो जाएगा। बलाबल इसके पास देखा जाए बहुत ज्यादा नहीं है, मृत अवस्था के यहां पर गुरु विराजमान है और दृष्टि डालेंगे गुरु कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी गुरु की
और धन देने का कार्य करेंगे। धन भाव के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु जहां देखते हैं उसके रिजल्ट्स में वृद्धि करते हैं और अच्छी स्थिति में है। धन भाव को देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में आपको ये धन देने वाला होगा। दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव के ऊपर, सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे गुरु, और गुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी जहां 8 नंबर लिखा हुआ है। मंगल के घर को देखेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने का कार्य करेंगे। पेट संबंधित शिकायतें आपको दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि को देख लेते हैं। शनि लाभ स्थान में 8 डिग्री के साथ विराजमान है। कुमार अवस्था का ये शनि है और कुंडली के लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। देखिए, लाभ स्थान में शनि बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शनि नीच की राशि में विराजमान है। मेष राशि में शनि देव नीच के हो जाते हैं। तो सबसे प्रथम बात जो आती है दिमाग में कि क्या कहीं से भी शनि की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं। तो देखिए, यहां पर शनि देव जो है वो मंगल की राशि में नीच के हुए हैं और मंगल केंद्र में विराजमान है, लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद शनिदेव की नीचता भंग मानी जाएगी। तो नीच भंग यहां पर शनि का जरूर हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अब शनि बहुत बढ़िया हो गए और शनि सब कुछ दे देगा। देखिए, नीच भंग हुआ है शनि का, मेहनत करिए तब आपको सब कुछ मिलेगा। नीच भंग का मतलब यह नहीं होता है कि नीचता का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं मिलेगा। कई लोगों को यह गलत फहमी होती है कि नीच भंग हो गया तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, जबकि नीच भंग का यह अर्थ होता है ग्रह नीच के ही है, लेकिन नीचता चूंकि भंग हो चुकी है तो मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद वही ग्रह आपको लाभ दे देंगे। नीच भंग का सीधा सा यही अर्थ होता है। यहां पर शनि बैठे हुए हैं लाभ स्थान में, मेहनत करिए, कर्म करिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। आसानी से लाभ नहीं मिलेगा। इस कुंडली में शनि अष्टमेश है और वो भाग्येश भी हैं और जाकर के लाभ स्थान में यहां पर बैठे हुए, तो ये बढ़िया स्थिति है। भाव जैसा कि मैंने बताया कि शनि का 11वें भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। किसी भी पापक ग्रह, क्रूर ग्रह का यहां पर बैठना 11वें भाव में बढ़िया माना जाता है, या फिर यूं कह लीजिए ये एक इकलौता ऐसा भाव है जहां पर सारे ही ग्रह आकर के बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि लाभ स्थान में कुंडली के सारे ही ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो आप मेहनत करिए, शनि भी आपको लाभ देने वाले होंगे। दृष्टि डालेंगे कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर। देखिए, नीच की राशि में है शनि, लग्न को देखेगा तो सूर्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य यानी कि पिता, तो पिता के स्वास्थ्य को खराब करना, पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंधों में उतार चढ़ाव लाना, यह देखने को मिल सकता है। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि आपके कार्यों में विलंब की स्थिति उत्पन्न करने वाला होगा। आपके कार्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा। पर्सनालिटी में जो निखार आना चाहिए उसमें भी थोड़ी कमी ये शनिदेव कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। शिक्षा, संतान संबंधी चीजों में कोई खास परेशानी ये नहीं खड़ी करेंगी, क्योंकि उच्च की राशि को देख रहे हैं। ध्यान से समझिए, नीच के घर में नहीं जरूर है, लेकिन कारक ग्रह है कुंडली के, नीचता भंग हो चुकी है और दृष्टि डाल रहे हैं उच्च की राशि के ऊपर, तो शिक्षा, संतान में कोई खास परेशानी खड़ी नहीं करेंगे शनिदेव। दशा वगैरह चलती है, एक परेशानी जो देखने को आपको मिलेगी शनिदेव से वो होगा कि चीजों में डिले होगा, रिजल्ट मिलने में आपको थोड़ा डिले लगे, थोड़ा वक्त लगे। इसके अलावा कोई ज्यादा विशेष परेशानी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अब देखिए, अपनी राशि को देखेंगे शनिदेव, आयु भाव को देखेंगे, ससुराल पक्ष भाव को देखेंगे शनिदेव, तो इन दोनों ही चीजों में आपको लाभ करवा देंगे, यानी कि आपकी आयु की रक्षा करेंगे और ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को बढ़िया बना देंगे। लेकिन चंद्रमा को भी ये शनि देख रहा है, इस वजह से आपके मन के ऊपर ये दुष्प्रभाव डालेंगे, आपके मन को ये पीड़ित करने का कार्य करेंगे। अब देखिए, तो शनि आपके सूर्य को भी देख रहा है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित कर रहे हैं, और शनि आपके मन यानी कि चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है कंसंट्रेशन वीक होने वाली बात और मन का पीड़ित होना ये नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव बने रहें, आप कुछ उपाय वगैरह कर लें ताकि आपको लाभ देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 25 डिग्री के शुक्र यहां पर विराजमान है। बाल अवस्था का ये शुक्र है और बलाबल करीब 25% के ही आसपास इनके पास मौजूद होगी। शुक्र इस कुंडली में देखा जाए कौन है तो वो पंचमेश है, एक त्रिकोण के स्वामी ग्रह बनते हैं, इसलिए एक कारक ग्रह कहलाएंगे। जाकर के वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में, जो कि नुकसान का, खर्च का, विदेश का होता है। मोक्ष से भी जोड़ करके हम 12वें भाव को देखते हैं। और यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं तो स्वग्रही।
विपरीत राजयोग की स्थिति जहां पर शुक्र देव बना करके विराजमान है, विपरीत राजयोग। ठीक है, पंचम भाव के रिगार्डिंग देखें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शुक्र की, क्योंकि यहां पर षडाष्टक दोष लग रहा है शुक्र को। लेकिन विपरीत राजयोग बनना शुक्र का और 12वें भाव के स्वामी ग्रह का 12वें भाव में होना, इसका मतलब है कि यहां पर शुक्र जो है कुछ लाभ देंगे आपको। क्या लाभ देंगे? तो देखिए, कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में ये वृद्धि कर देंगे, विदेश संबंधित चीजों में ये आपको लाभ दे देंगे। तो यहां पर शुक्र का बैठना खास करके विवाह के लिए, विवाह के सुखों को भोगने के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि ये शारीरिक सुख का भाव होता है। कौन सा? तो 12वां भाव। और यहां पर इकलौता ऐसा ग्रह है शुक्र जो कि बैठ करके आपको लाभ देने वाला होगा। दृष्टि डालेंगे शुक्र कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यूरिन संबंधित परेशानी कई बार शुक्र दे देते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसके अलावा आपकी कुंडली से जुड़े कुछ और पॉइंट्स को मैं यहां पर बता देता हूं, कुछ और बिंदुओं को बता देता हूं। ध्यान से कुंडली के द्वितीय भाव को देखिए, दूसरे भाव को। पीछे आगे राहु है और पीछे मंगल सूर्य है, बीच में कौन सा भाव है? तो द्वितीय भाव। इसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लगना। पाप कर्तरी दोष द्वितीय भाव में लग रहा है, जो कि धन का भाव होता है। मैंने बताया था वाणी का होता है, परिवार वालों के साथ संबंध का होता है। पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से उसकी पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी आएगी, उसकी पॉजिटिविटी में कमी आ जाएगी। ठीक, अब कुंडली के प्रथम भाव को देखिए, लग्न को देखिए। यहां पर दोनों ही तरफ शुभ ग्रह मौजूद है, तो आपके लग्न को शुभ कर्तरी योग लग रहा है। ठीक विपरीत, द्वितीय भाव को पाप कर्तरी दोष लग रहा था, तो लग्न को शुभ कर्तरी योग लग रहा है, जिससे ये आपके लग्न को थोड़ा बलवान कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, शुभ कर देंगे आपके लग्न को। लग्न यानी कि शरीर, तो ये स्थिति बढ़िया है। फिर से आ जाइए 12वें भाव को देखिए, उसी प्रकार पीछे मंगल सूर्य और आगे शनि। 12वें भाव को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है, तो 12वें भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी। ठीक, देखिए उसी प्रकार कुंडली के लाभ स्थान को, लाभ स्थान में शनि बैठे हुए हैं, पीछे गुरु और आगे शुक्र। कुंडली के लाभ स्थान को लग गया यहां पर शुभ कर्तरी योग, तो लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। और कुंडली के दसम भाव को देख लीजिए, दसम भाव को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है, क्योंकि पीछे केतु है और आगे शनि विराजमान है, जो कि करियर का स्थान होता है। यहां पर कर्म स्थान को पाप कर्तरी दोष लगना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं करियर में थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी पॉजिटिविटी में कमी करने वाला होगा। अब उसी प्रकार केतु को देख लीजिए, जहां पर केतु विराजमान है। नवम भाव को देख लीजिए, पीछे चंद्रमा आगे गुरु और शुभ कर्तरी योग यहां पर कुंडली के नवम भाव को लग रहा है, जिससे कि भाग्य का भाव थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला होगा। तो कहने का मतलब है आपकी कुंडली में कई सारे पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग नजर आ रहे हैं। हर एक भाव कुछ ना कुछ यहां पर योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। राहु की आपको महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है, और ये 4 जनवरी 2020 से लेकर के 11 नवंबर 2022 तक चलने वाला है। ये समय देगा तो आपको सब कुछ, लेकिन मेहनत बहुत ले जाएगा आपसे, मेहनत बहुत करवाएगा आपसे, ये बात याद रखिएगा। भाग्येश की अंतरदशा है, मेहनत करिए, मेहनत के बाद आप सभी चीजों को ले पाएंगे, सभी चीजों का लाभ आप उठा पाएंगे। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि आपकी राशि मकर है और मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, तो अभी आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। चलिए सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बताया है कि सीएस यानी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अभी इनको जॉब मिल गई है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयास करना चाहिए। देखिए आपकी कुंडली में देखा जाए तो दसम भाव अच्छी स्थिति में है, गुरु यहां पर विराजमान है। मैं चाहूंगा कि हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब में जो है आपको जाना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य को थोड़ा बढ़िया कर देंगे तो गवर्नमेंट जॉब और ज्यादा आसानी से मिलेगा। देखिए आपको फिलहाल राहु की महादशा चल रही है, इस वजह से गवर्नमेंट जॉब मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए प्राइवेट जॉब अपनी जारी रखेंगे, आप उसको बीच में ड्रॉप नहीं करेंगे। और इस क्षेत्र की जहां तक बात है कि ये क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है या नहीं, तो देखिए आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बढ़िया है, बुध की स्थिति बढ़िया है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसमें भी बढ़िया
कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी आप बढ़िया कर सकते हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्षेत्र का सवाल है, यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र का सवाल है, उसके लिए कहीं ना कहीं मंगल, शनि और शुक्र जैसे ग्रहों को हम देखते हैं तो यहां पर जरूर शनि जो है लाभ स्थान में बैठ करके आपके एजुकेशन भाव को देख रहे थे, और एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, और ये भी टेक्नोलॉजी की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो आप गलत क्षेत्र में नहीं आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बता दिए हैं जिसमें आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या बिजनेस करना मेरे लिए सही रहेगा, यदि हां तो किस क्षेत्र में। जी हां, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बिजनेस के लिए आगे नहीं बढ़ना है। गुरु की महादशा में बिजनेस करेंगे आप, ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी बिजनेस के लिए जाएंगे, निश्चित रूप से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जॉब के ऊपर फोकस करें। लेकिन गुरु की महादशा जब आपको आएगी, उस दौरान बिजनेस की तरफ आपको रुझान करना चाहिए। और बिजनेस किस क्षेत्र से करें, तो कंसल्टेशन से जुड़े हुए चीजों से करें, बुद्ध से रिलेटेड चीजों से करें, यानी कि स्टेशनरी, पेपर प्रिंटिंग और किताबें, इनसे जुड़ी हुई चीजों से करेंगे। और गुरु की जहां तक बात है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप खोल सकते हैं और उससे जुड़ी हुई चीजों में भी आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है धन संपत्ति के योग कैसे। बढ़िया स्थिति नजर आ रही है और अच्छा खासा धन आपके पास देखने को मिलेगा। धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है इस कुंडली में। मेरा भाग्योदय कब होगा, देखिए भाग्य की बात करें तो भाग्य में जो राशि लिखी आ रही है वो 11 नंबर है, यानी कि यहां पर शनिदेव की राशि बन रही है आपके भाग्य स्थान में, और शनि 36 वर्ष में जाकर के भाग्योदय करवाते हैं। और यहां पर देखा जाए तो केतु विराजमान है, केतु 48वें वर्ष में भाग्योदय करवाता है। तो देखिए यहां पर भाग्योदय थोड़ा विलंब से होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि 48वें वर्ष में ही जाकर के होगा, लेकिन हाँ आफ्टर 30 धीरे धीरे आपको भाग्य से जुड़ा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब तो लगेगा। 36वें वर्ष में आपको थोड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और 48 के बाद और भी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। कुंडली में कोई राजयोग, जी हाँ राजयोग की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि मंगल सूर्य पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और यहां पर जो गुरु हैं ये हंस महापुरुष योग का निर्माण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन है। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में कारक ग्रहों की बात करें तो बुध, शुक्र और शनि कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, तो गुरु भी यहां पर कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा सूर्य की प्लेसमेंट भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे। और मैंने बताया था आपको कि राहु की प्लेसमेंट भी आपकी कुंडली में बढ़िया है, हालांकि मेहनत के बाद ही राहु आपको रिजल्ट देगा, लेकिन राहु की प्लेसमेंट भी इस कुंडली में बढ़िया मानी जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है विदेश जाने के योग हैं या फिर नहीं। जी हाँ बिल्कुल विदेश जाने के योग हैं, और यदि आप जानना चाहते हैं कि कब है, इन्होंने लिखा भी है कि यदि है तो कब है। देखिए राहु की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा आएगी वो समय बेस्ट रहेगा आपके लिए विदेश जाने का। वो समय मुझे लगता है कि 2026 के जून के बाद नजर आ रहा है। चलित चक्र को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मुझे यह बताने कि कौन सा ग्रह किस भाव के रिगार्डिंग फल दे रहे हैं। देखिए चलित चक्र के अकॉर्डिंग बुध तीसरे भाव से जुड़ा हुआ रिजल्ट भी दे रहा है। ऐसा मत समझिए कि चलित में वो तीसरे भाव में चले गए तो सिर्फ और सिर्फ तीसरे भाव से जुड़ा रिजल्ट ही देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ तीसरे भाव में जाना बुध का मेहनत करने के बाद आपको चीजों में लाभ देने वाला होगा। इसके अलावा सूर्य द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ रिजल्ट दे रहे हैं, तो वहीं शुक्र प्रथम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स को दे रहे हैं। माता और पिता से संबंध अच्छे रहेंगे क्या। जी हाँ माता से संबंधों में कोई खास परेशानी तो नजर नहीं आती है, लेकिन पिता के साथ संबंधों को बढ़िया बनाकर रखने की आवश्यकता नजर आ रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्या। जी हाँ मैं वही कह रहा हूं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव जो कि विवाह का होता है, इसके स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, दसम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। राहु की दृष्टि जरूर पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर। तो मतभेद, छोटे मोटे मतभेद, विवाह टूटेगा नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, विवाह टूटेगा नहीं, छोटे मोटे मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं। अगर कुंडली मिलान कर लेंगे तो आपका विवाह बहुत ही बढ़िया रहेगा। विवाह के योग कब है इन्होंने पूछा है,
देखिए, विवाह के योग की बात करें तो 26-27 के आसपास आप विवाह कर सकते हैं। उस दौरान आप अपनी दशाओं को देख लें, गोचर को देख लें, और 2026 में आपके विवाह का योग बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। राहु में जब शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ होगी उस दौरान आप विवाह कर सकते हैं। पत्नी कैसी होंगी जानना चाहते हैं? पत्नी बढ़िया होंगी और दिखने में भी अच्छी होंगी और स्वभाव से भी बढ़िया होंगी। राहु की दृष्टि पड़ने से मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि पत्नी बढ़िया नहीं होंगी। इन्होंने कहा कि मेरी कुंडली अच्छी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी है आपकी कुंडली। टेंशन बहुत होता है काम करने में, इसका उपाय बता दे। देखिए, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी है और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी है। मन को और आत्मविश्वास को दोनों को ही शनि प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही है। और हायर एजुकेशन को लेकर के इन्होंने पूछा है कि हायर एजुकेशन के भी बारे में आप बताएं। हायर एजुकेशन यानी कि कुंडली का नवम स्थान जहां पर केतु बैठा हुआ है और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, जो कि नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो हायर एजुकेशन यदि आप लेना चाहते हैं उसमें विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है और उसमें थोड़ी बाधा आएगी। चलिए, यह था इनके प्रश्नों का उत्तर। सीधे इनके नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं और संक्षिप्त में इनके नवमांश कुंडली को भी मैं बता देता हूं। नवमांश कुंडली आपकी तुला लग्न की बन जाती है, यानी कि 7 नंबर से शुरू होती है और वहां पर ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। आपका वैवाहिक जीवन भी वहां पर बढ़िया नजर आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही है। और देखा जाए तो शनि वगैरह की स्थिति भी वहां पर बढ़िया हो रही है। हालांकि भाग्य भाव में शनि और राहु की युति हुई है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में उतार चढ़ाव या विलंब से भाग्य का साथ देना, यह शिकायत आपको देखने को रह सकती है। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए कि आपको राहु के मंत्र, चूंकि राहु की महादशा चल रही है तो राहु के मंत्रों का नित्य जाप करें। ओम राहवे नमः, इसका कम से कम 1 माला नित्य आपको जाप करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर दूध जल से अभिषेक करना चाहिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। नित्य श्री सुक्तम एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री सुक्तम और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। रत्न की बात कर ले तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन आप चाहें एक रत्न कोई तो पन्ना धारण कर सकते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि बुध तीसरे भाव में जा रहा है चलित चक्र में, तो ये परेशानी खड़ी करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि पन्ना धारण करने से कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी आपके लिए। इतना जरूर है कि थोड़ा हार्डवर्क बढ़ जाएगा। यदि हार्डवर्क से डरते हैं तो पन्ना मत धारण करिए, अदरवाइज आप धारण कर सकते हैं। धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, सुख की स्थिति बढ़िया हो जाएगी आपके लिए। और नित्य सूर्य को अर्घ दें। नित्य सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों, ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।